हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आज एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो आपने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करते हुए हमने आज यह खूबसूरत तरीके से वीडियो बनाया है। यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपसे एक विनती है कि हमारी यह सीरीज आपको फॉलो करनी है और 1 साल तक के लिए आपने हमारी सीरीज फॉलो कर ली तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा। और यहां हम आज के टॉपिक की चर्चा करें इनसे पहले कल के टॉपिक का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और मुझे भी तो पता चले कि आपको कल का जो वीडियो था उनके बारे में आपको याद है या नहीं। तो बताइए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। क्या? संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछा गया था और सही आंसर क्या था कि उसके पास यानी कि राष्ट्रपति के पास 17 साल के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। यह कथन सही है क्योंकि राष्ट्रपति 17 साल के बाद 17 यानी कि सदन को नहीं बुला सकते। ओके, तो यह सेंटेंस गलत था। और कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? कल मैंने आपको बताया था कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। यह अधिकार किसको मिला है? तो सत्र अवसान या सत्र शुरू करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को मिला है। तो सही आंसर है राष्ट्रपति। और यह भी उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा गया था। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मीनिंग होता है बुलाना। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो सही आंसर बन जाता है राष्ट्रपति। और एक नहीं बल्कि 3 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? यह सोचने वाली बात है। यदि आपने हमारे गवर्नरमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नरमेंट के बारे में याद रख लिया है, आपको लोकसभा का कार्य पता चल गया है, तो आपको जो राज्य में विधानसभा होती है उनके कार्य के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही इजी है क्योंकि एक तरफ आप लोकसभा रख सकते हैं, दूसरी तरफ आप राज्य में विधानसभा है उसको रख सकते हैं। दोनों की कंपैरिजन करें तो लगभग समानांतर प्रक्रिया है। और जैसा राज्यसभा में वैसा विधान परिषद में और जैसा केंद्र के लोकसभा में वैसा राज्य की विधानसभा में। तो यहां शब्द है राज्य। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यदि आपको राष्ट्र के बारे में याद है तो आंसर पता चल जाएगा। यहां राज्य के बदले देश शब्द लिखा है तो आप क्या आंसर दे सकते हैं कि देश की विधानसभा, यानी कि देश की विधानसभा का मतलब है देश की संसद यानी कि लोकसभा। तो देश की लोकसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्य में राष्ट्रपति के जैसा पद किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। तो हमारा आंसर बन जाता है राज्यपाल। ओके, और यह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था। चलिए, यहां हमने रिवीजन कर लिया और आज के नए टॉपिक की शुरुआत करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के कामकाज के बारे में। यानी कि संसद के कामकाज में क्या क्या होता है? तो पूरे दिवस का जो कार्य होता है इसे बोलते हैं अधिवेशन। और शुरुआत कहां से होती है? प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। लोकसभा में 11 से 12 बजे तक एक घंटे तक क्या होता है? प्रश्नकाल होता है।
और 12 बजने के बाद 1 बजे तक शून्यकाल होता है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं कि 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। और 12 बजे से 1 बजे तक लोकसभा में क्या चलता है, शून्यकाल चलता है। और यह शून्यकाल हमारे भारत देश की पूरे विश्व को देन मानी जाती है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में लोकसभा से बिल्कुल विपरीत है, यानी कि 11 से 12 बजे तक यदि लोकसभा में प्रश्नकाल होता है तो राज्यसभा में शून्यकाल होता है। और राज्यसभा में लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है तो राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। तो जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है। क्या? जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है। सामान्यतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत होता है। तो कार्य का विभाजन किस तरह होता है? तो सबसे पहले शब्द आता है प्रश्नकाल। आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूं इनको बेस बनाते हुए अगली स्लाइड में क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको गैस करना है कि आंसर क्या आएगा। ओके, प्रश्नकाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन हावर। ओके, तो संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा, क्या? संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा। यहां संसद का मीनिंग आपको लोकसभा समझना है कि लोकसभा के कार्य दिवस का पहला घंटा अर्थात 11 से 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। और इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन? मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं यह मंत्री। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि संसद के सत्र का प्रत्येक कार्य दिवस क्या कहलाता है? संसद यानी कि लोकसभा के सत्र का प्रत्येक कार्य दिवस क्या कहलाता है? चलिए, सही आंसर है एक अधिवेशन, और आपने बिल्कुल सही गैस किया। ओके, और संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा क्या कहलाता है? दोस्तों, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया है कि यहां संसद आपको लोकसभा के मामले में समझ लेना है। तो लोकसभा के कार्य दिवस का पहला घंटा क्या कहलाता है? पहला घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। और दोस्तों याद रखो, जिस तरह हमने लोकसभा की बात की तो लोकसभा में जिस तरह प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है बिल्कुल इनके विपरीत राज्यसभा में होता है। कैसे? तो नए परिवर्तन के अनुसार राज्यसभा का प्रश्नकाल 12 से 1 बजे के बीच हो गया है। क्या? यह दोस्तों नई इंफॉर्मेशन है कि नए परिवर्तन के अनुसार राज्यसभा का प्रश्नकाल 12 से 1 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में 11 से 12 बजे तक। अर्थात राज्यसभा में शून्यकाल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है। क्या? लोकसभा में प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होती है, राज्यसभा में शून्यकाल से कार्यवाही की शुरुआत होती है, और इसके बाद प्रश्नकाल होता है। आपकी समझ में आ गया? ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जामिनेशन में 2007 में पूछ लिया गया था। तो शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने? 1 घंटा हो सकती है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं और आपके दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे पता चल गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राज्यसभा में कौन सी प्रक्रिया से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है? तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि लोकसभा में शुरुआत होती है प्रश्नकाल से और बाद में आता है शून्यकाल, जबकि राज्यसभा में सबसे पहले आता है शून्यकाल और बाद में आता है प्रश्नकाल। तो यहां राज्यसभा में शून्यकाल से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अब शून्यकाल की बात करें, जिसे इंग्लिश में हम 0 आवर्स कह सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद
अर्थात 12 बजे शुरू होता है लोकसभा में। ओके, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे शुरू होता है लोकसभा में, और इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। यह शून्यकाल में क्या होता है कि इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं, और शून्यकाल की चर्चा संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है। वस्तुतः यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। क्या? यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है जिसको नाम दिया गया है शून्यकाल। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है? और यह उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की एक स्पेशल मेन एग्जामिनेशन में 2004 में पूछा गया था कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है। शून्यकाल हमारे भारत देश की पूरे विश्व को देन माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और संसद में शून्यकाल का समय कब शुरू होता है, यानी कि कहां से कहां तक शून्यकाल होता है। संसद का मीनिंग आपको समझ लेना है लोकसभा। ओके, तो बताइए कि लोकसभा में शून्यकाल का समय कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। ओके, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक शून्यकाल चलता है लोकसभा में। वेरी नाइस। और यह दोस्तों 2 एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन 2015 में। और विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प की बात करें, विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प की बात करें तो संसद की कार्यवाही विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है। क्या? यह जो संसद की कार्यवाही है वो विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है। और प्रस्ताव जिसे इंग्लिश में हम मोशन कह सकते हैं और संकल्प को रिजोल्यूशन कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रस्ताव का साधारण अर्थ है वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है। तो प्रस्ताव का कार्य क्या है? वह युक्ति जो संसद को गति प्रदान करती है, यानी कि संसद की कार्यवाही को गति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव लाया जाता है। और संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्यवाही को प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा भी। क्या? यह प्रस्ताव सदन में पेश कौन कर सकते हैं? किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है, और कैबिनेट मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जो संसद को गति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जो संसद को गति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रस्ताव। क्या कहते हैं? प्रस्ताव। इंग्लिश में बोले तो मोशन। और संसद में प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? चलिए बताइए कि संसद में प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है हमारी संसद। तो संसद में प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री भी पेश कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता। क्या? यह जो संकल्प होता है वो प्रस्ताव से भिन्न नहीं होता, वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। क्या? यह संकल्प प्रस्ताव का ही एक प्रकार है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है प्रायः उसे ही संकल्प कहा जाता है। क्या? जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है प्रायः उसे ही संकल्प कहा जाता है। और संकल्प में सामान्यतः किसी मत, दृष्टिकोण, राय या उद्देश्य की प्रस्तुति होती है और यह उस उद्देश्य के प्रति सदन की सहमति व्यक्त करता है। ओके, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे कि जो प्रस्ताव अपने आप में एक पूर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संकल्प प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? संकल्प प्रस्ताव। और विश्वास प्रस्ताव की बात करें जिसे इंग्लिश में हम कॉन्फिडेंस मोशन भी कह सकते हैं। क्या? कॉन्फिडेंस मोशन। और हिंदी में कहे तो विश्वास प्रस्ताव।
विश्वास प्रस्ताव दोस्तों सदन में कौन ला सकते हैं? जो शासक पार्टी है वो सदन में विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में विश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों यह याद रख लेना है कि जो लोकसभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों है इसमें विश्वास प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और यह प्रस्ताव मंत्री परिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, याद रख लीजिए कि यह प्रस्ताव मंत्री परिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल है। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और यहां दोस्तों दो सेंटेंस दिए गए हैं 1 और 2 नंबर का। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको गैस करना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, चलिए दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा दोस्तों स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है और इसीलिए विश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और विश्वास प्रस्ताव का राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है। यह भी गलत है क्योंकि विश्वास प्रस्ताव का राज्यसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जो शासक पार्टी की सरकार है वो बहुमत में है या नहीं। ओके, तो यहां दोनों सेंटेंस को हमने पढ़ लिया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो पहले नंबर का सेंटेंस गलत, दूसरे नंबर का सेंटेंस भी गलत, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। कोई भी कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करें। अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है और अविश्वास प्रस्ताव की मूल प्रकृति ऐसी है कि यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही लाया जा सकता है। क्या? विपक्ष पार्टी द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी विशेष आधार की आवश्यकता नहीं होती है, न ही यह अनिवार्यतः किसी विशेष मुद्दे को केंद्र में रखकर लाया जाता है। इसकी विषय वस्तु सिर्फ यह होती है कि मंत्री परिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल नहीं है, बस इतना स्पष्ट हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण रीजन की आवश्यकता नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो क्या होता है? जो शासक पक्ष की सरकार है वो गिर जाती है और बाद में नई सरकार का गठन करना पड़ता है। और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है और यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। दोस्तों याद रख लो। और इसी के आधार पर एक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है कि यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर लिया जाता है, कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर लिया जाता है तो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा और यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? एक नहीं बल्कि 2 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ेगा? ओके, कौन से सदन की बात कर रहे हैं? और यह भी उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यह हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
यह मजेदार क्वेश्चन है। चलिए गैस कीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह शासक पक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही लाया जा सकता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव शासक पक्ष लाएगा? गलत। सामने वाली जो विपक्ष पार्टी है वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश करेगी। तो यह पहला सेंटेंस गलत। समझ में आता है? ओके, वाकई में आपको यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद तो मैं रखूंगा ही। दूसरा सेंटेंस, यह किसी विशेष मुद्दे को केंद्र में रखकर लाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि यह अविश्वास प्रस्ताव किसी विशेष मुद्दे को ध्यान में रखकर नहीं लाया जा सकता। क्या यहां पर क्या लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी विशेष आधार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहां हमें पूछा गया है कि यह किसी विशेष मुद्दे को केंद्र में रखकर लाया जाता है। यह भी गलत है। तीसरा सेंटेंस, यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात। तो यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल 3 नंबर का सेंटेंस सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। अब निंदा प्रस्ताव की बात करें तो निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है और यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही पेश किया जाता है। क्या जो शासक पार्टी है वो अपने पक्ष की निंदा करेगी? नहीं करेगी ना। तो विपक्ष पार्टी द्वारा यह निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है और यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा ही पेश किया जाता है और यह सरकार के किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध इस उद्देश्य से लाया जाता है कि उसके कुछ कार्यों या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित की जा सके। क्या जो शासक पार्टी है उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य या नीतियों के प्रति असहमति प्रदर्शित करने हेतु विपक्ष द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया जाता है और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता है। दोस्तों समझ लीजिए कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता, किंतु उस पर यह दबाव आ जाता है कि वह जल्द से जल्द विश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। जी हां दोस्तों, निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो शासक पार्टी है उनके द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निंदा प्रस्ताव पारित होने से मंत्री परिषद पर क्या असर पड़ेगा? निंदा प्रस्ताव पारित होने से मंत्री परिषद पर क्या असर पड़ेगा? मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने क्या पढ़ा? इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। पहला सेंटेंस तो गलत है। मंत्री परिषद को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। मैंने यहां पढ़ा कि जो भी लोकसभा है तो यहां पर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां हमें पूछा गया है क्या असर पड़ेगा? तो मंत्री परिषद को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मंत्री परिषद को ध्यान देने वाली बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात है क्या? लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करें, प्रोविलेज मोशन, तो यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उससे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। क्या किसी भी मंत्री या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसके द्वारा? विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा। और यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या विशेषाधिकार तो राज्यसभा के संसद सदस्यों को भी मिलता है और लोकसभा के संसद सदस्यों को भी विशेषाधिकार मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं।
आपका ध्यान स्क्रीन पर है ना? ओके, विशेषाधिकार प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। गलत हो गया ना, क्योंकि यहां मैंने क्या पढ़ा कि यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और यहां कहा गया है कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन होने पर यह प्रस्ताव लाया जाता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मंत्री या मंत्रियों के समूह द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाए तो यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें, यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति, यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का होता है, और मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से किस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो? तो इसे बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना है। स्थगन प्रस्ताव, क्या इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना है, और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या यह स्थगन प्रस्ताव भी 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तथा पक्ष या विपक्ष का कोई भी सदस्य इसे ला सकता है। ओके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी सदस्य इसे ला सकता है स्थगन प्रस्ताव को। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यह दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है इसका मीनिंग होता है गलत। ओके, तो केवल विपक्ष का सदस्य इसे सदन में पेश कर सकता है। क्या स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्ष का नहीं बल्कि शासक पक्ष का सदस्य भी सदन में पेश कर सकता है? तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। 25 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि 25 सदस्यों के समर्थन के साथ नहीं बल्कि 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। तो यह सेंटेंस गलत सही होगा। तो यहां यह सेंटेंस गलत है, और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो 1 और 2 दोनों नंबर के सेंटेंस बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आईएएस की प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2012 में पूछ लिया गया था कि भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु यह स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। और धन्यवाद प्रस्ताव की बात करें, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स, यह सबसे महत्वपूर्ण है, और यहां से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स। तो यह धन्यवाद प्रस्ताव कौन पेश करता है? राष्ट्रपति पेश करते हैं। लेकिन यह धन्यवाद प्रस्ताव में जो अभिभाषण देते हैं ना हमारे राष्ट्रपति, वो अभिभाषण
वो खुद नहीं तैयार करते, लेकिन मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया गया यह भाषण वो लोकसभा में पढ़ते हैं, तो इसे बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। देखो, लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण उसका व्यक्तिगत वक्तव्य न होकर मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया गया होता है। क्या यह राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसका व्यक्तिगत वक्तव्य न होकर मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया गया होता है तथा उसमें सरकार के कार्य निष्पादन तथा भावी योजनाओं का जिक्र होता है। और राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होती है तथा मतदान भी होता है, और यह चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ही होती है। और इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अस्तित्व की शर्त है। क्या, यानी कि यह धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के अस्तित्व का दोस्तों महत्वपूर्ण एक फैक्ट है। यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो भी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पारित न होने का तात्पर्य है सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में एक बार यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके, वीडियो यहां खत्म करते हैं। वाकई में आपको बढ़िया मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।